पास जो हम लोगों का डिस्कशन है कैपेसिटर के अंदर, उस कैपेसिटर में आपका डिस्कशन यहाँ से आगे हम लोग का बढ़ना है। लास्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे बहुत सारा बड़ा पोर्शन इसमें लास्ट कवर हो चुका था, जिसमें आई होप सो हम लोग ये सारा एनर्जी, ये सब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ये सब देख चुके थे। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच इंसर्ट करते हैं तो उसका जो इफेक्ट पड़ता है चार्ज पे, पोटेंशियल पे, कैपेसिटेंस पे, एनर्जी पे, इन सबको भी देख चुके थे। सही है? ठीक है, ये सारा चीज तो हो ही चुका है। ये भी हो गया लास्ट स्टेप, इनिशियल फाइनल। और उसके बाद हम लोग शॉर्ट सर्किट भी देख चुके थे। आई होप सो शॉर्ट सर्किट भी किए थे ना? शॉर्ट सर्किट भी हो चुका है। हाँ, शॉर्ट सर्किट भी हो गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। शॉर्ट सर्किट भी हो गया था। आज के बाद हम लोग है ना वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, डिस्कशन को है ना कैरी फॉरवर्ड करेंगे। चलो देखो, हाँ ठीक। आपके पास जो पहला कॉन्सेप्ट आज का डिस्कशन का है वो है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और वो वर्ड जिससे आज दुनिया का हर बच्चा जाना जाता है, मतलब उसको पहचानता है, नाम है कोरोना। कोरोना डिस्चार्ज फिजिक्स में पहले से है, दुनिया में आ जाता है, फिजिक्स में पहले से है। ठीक है, कोरोना डिस्चार्ज। अब देख होता क्या है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिस्कशन का बहुत अच्छा जगह है आज आपके पढ़ने के लिए। आप जब किसी भी पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है। मान लो जैसे ये मेरा डाइलेक्ट्रिक का एक मॉलिक्यूल है जिसका ये पॉजिटिव सेंटर है, नेगेटिव सेंटर। जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पॉजिटिव सेंटर पे राइट की तरफ फोर्स लगाएगा और नेगेटिव सेंटर पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगा। बोलो सही है? यस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटर पे राइट की तरफ फोर्स लगाएगा, नेगेटिव सेंटर पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगा। अगर आप लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाए, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाए तो मॉलिक्यूल में खिंचाव थोड़ा बढ़ेगा। मॉलिक्यूल में जो खींचने वाला फोर्स है, प्लस उधर माइनस इधर, वो खींचने वाला फोर्स थोड़ा बढ़ेगा। थोड़ी देर में मॉलिक्यूल कुछ इस शेप में आ जाएगा। अभी भी फोर्स इधर है और नेगेटिव पे फोर्स लेफ्ट में है। अच्छा, थोड़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कीजिए, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको थोड़ा बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। अगर आप थोड़ा और बढ़ाइएगा तो ऑलमोस्ट ये मॉलिक्यूल अब टूटने वाला होगा। राइट की तरफ फोर्स और लेफ्ट की तरफ फोर्स, क्या समझ में आ रहा है? अब अगर आप थोड़ा भी इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएं तो ये ध्यान रखिएगा कि ये यहां से ब्रेक कर जाएगा। बोलो सही है? यस। और जब ये ब्रेक करेगा तो लेफ्ट में आ जाएगा नेगेटिव और राइट में जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो टूटने के पहले जब मेरा डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल जस्ट ब्रेक करता है, टूटने के जस्ट पहले या टूटने के समय, उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इस पर्टिकुलर स्टेज में जैसे ही मॉलिक्यूल पे थोड़ा भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया जाए, थोड़ा भी इलेक्ट्रिक फोर्स को बढ़ाया जाए तो वो बीच से टूट जाएगा। जैसे ही मॉलिक्यूल टूटा हम लोग बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस। डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो गया, डाइलेक्ट्रिक टूट गया। डाइलेक्ट्रिक टूटना मतलब ऐसा टूटना नहीं है, उसका मॉलिक्यूल जो है वो अपने आयंस में ब्रेक कर गया, उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ओके, अब सुनो, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के रीच करने के जस्ट पहले, क्षण भर पहले, क्या वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड था जिसको डाइलेक्ट्रिक अपने अंदर रोक के रखा था? यस सर। जिस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिक अपने अंदर रोक के रखता है जस्ट बिफोर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के जस्ट पहले जिस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिक अपने अंदर रोक के रखता है उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको मीडियम अपने अंदर सस्टेन कर पाता है, सस्टेन कर पाता है। ठीक है, अगर आप उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिएगा तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा, लेकिन वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड को मीडियम अपने अंदर रोक लेता है। ठीक है, उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब सुनिए, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इन दोनों चीज को अब थोड़ा आप है ना, आजकल तो माहौल है बाहर बारिश वारिश का, थंडरिंग होता है, इस सब होता है ना, तो उसके पीछे का मैकेनिज्म समझो। मान लो ये आपका क्लाउड है, ठीक है, क्लाउड इटसेल्फ इज अ चार्ज पार्टिकल। क्लाउड के अंदर है ना बहुत सारा चार्ज पार्टिकल होता है। ओके, अब देखो हुआ क्या, अर्थ का अपना एक पोटेंशियल है और इन क्लाउड्स का अपना एक पोटेंशियल है।
उनके बीच इस्टेब्लिश होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में एयर मौजूद है, एयर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। ये एयर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। बताओ इसका मतलब क्या है? एयर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब क्या है? लॉजिक क्या है बोलो तो? इसका लॉजिक है कि अगर एयर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर तक या उससे कम है तो एयर का मॉलिक्यूल आयोनाइज नहीं होगा। बोलो सही है? यस सर। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ सर। फिर से एक बार सुनो ध्यान से। अगर हमारे एयर के मॉलिक्यूल पे 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एयर का मॉलिक्यूल आयोनाइज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होगा। Once your applied electric field will exceed more than 3 into 10⁻6 volt per meter, then only air molecule will get ionized. Is this clear? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हाँ यार, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना? हाँ ये डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ये डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ये डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ही है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से होता क्या है। अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि जो ऊपर के क्लाउड्स के पास का चार्ज है और अर्थ का जो अपना चार्ज है, उनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन को पार कर जाए, 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर को क्रॉस कर जाए, तो उस समय बीच का एयर हो जाता है आयोनाइज और उस समय आपको लाइटनिंग दिखाई देता है, उस समय आपको लाइटनिंग दिखाई देता है। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक्चुअली वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जहां तक कोई मीडियम अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक पाता है। अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो मीडियम का मॉलिक्यूल्स अपने आयंस में टूट जाएगा और इस फेनोमेनन को कहते हैं डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। आई होप सो सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ठीक है, अब आइए थोड़ा और आगे नीचे देखिए। यही सब चीज यहाँ पे एक्सप्लेन है, यही सारा चीज आपके सामने लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे बेसिक डेफिनेशंस है वो आपके सामने। ठीक है, अब आइए थोड़ा नीचे। हम लोग अब पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं उसमें आप कोरोना डिस्चार्ज के कॉन्सेप्ट तक धीरे धीरे पहुंचेंगे। कोरोना डिस्चार्ज होता क्या है, आखिर उसके अंदर का फेनोमेनन क्या है। इस वर्ड को तो हम लोग अब पहचानते हैं, लेकिन आप दूसरे सेंस में पहचानते हैं। फिजिक्स में इसका दूसरा सेंस है। चलिए सुनिएगा, 2-3 लाइन सुनिए ध्यान से। और कंडक्टर नाइट में जो मेरे साथ थे वो ऑलरेडी इस चीज को भी पढ़े हैं, तो बहुत सारा चीज वहां से भी आएगा और कुछ नया भी आपके लिए होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए हम लोग इस दो कंडक्टर को एक दूसरे के साथ किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें, तो बताओ जैसे ही दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे चार्ज किधर से किधर ट्रांसफर होगा? सर हायर पोटेंशियल से लोअर। वेरी गुड, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का ट्रांसफर होगा। कब तक चार्ज का ट्रांसफर होगा? जब तक पोटेंशियल जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। वेरी गुड, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक चार्ज का ट्रांसफर होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब जब आप दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए हैं तो याद रखना कि उनका दोनों का फाइनल पोटेंशियल हो गया सेम। जब आप दोनों के पोटेंशियल को सेम करेंगे तो आपके पास है सेल का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1/r1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2/r2। दोनों में एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल करो। लेफ्ट हैंड साइड में 4 पाई r1 का स्क्वायर, देखो यहाँ r1 था, एक ऊपर लिखे तो नीचे r1 का स्क्वायर। राइट हैंड साइड में नीचे r2 था, एक r2 ऊपर लिखे r2 का स्क्वायर। तो जरा गौर कीजिएगा, क्या हम लोग q/4 पाई r1 स्क्वायर को सिग्मा 1 और q/4 पाई r2 को स्क्वायर को सिग्मा 2 लिख सकते हैं? मतलब जब दोनों कंडक्टर को ऐसे आप कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे, जब दोनों कंडक्टर को आप ऐसे कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे तो सिग्मा 1 इंटू r1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू r2 होगा। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिग्मा जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिग्मा जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आप जानते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए,
मान लीजिए आपके पास कोई एक कंडक्टर है, मान लीजिए आपके पास कोई एक कंडक्टर है इस शेप का है, ठीक है, कोई एक कंडक्टर है इस शेप का है। तो आप किसी भी पोर्शन को जब आप लीजिएगा ना, आप किसी भी पोर्शन को जब आप लीजिएगा, मान लीजिए जैसे ये पोर्शन आप लेते हैं, तो ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होता है, बात समझे। अगर आप इस पोर्शन को पकड़िएगा तो ये वाला पोर्शन भी किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होता है। जिस स्फीयर का वो पार्ट होता है उस स्फीयर का रेडियस इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। जैसे यहाँ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर तुमसे कोई पूछे तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअली जो ये बड़ा सा स्फीयर का ये छोटा सा हिस्सा है वही रेडियस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। उसी तरह अगर कोई यहां पूछे तो जो छोटा सा स्फीयर है उसका रेडियस ही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। थोड़ा यस वस बोल दो, थोड़ा एनर्जी मिलता है पढ़ाने का, ठीक है। तो अभी देखो जैसे ध्यान से R2 और R1 है, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों जगह देख के क्या कोई ये डिसीजन ले सकता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ का बड़ा कहाँ का छोटा है? तो आप देख ही रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 इज ग्रेटर देन 1। आप किसी भी कंडक्टर को जब आप देखेंगे ना, किसी भी कंडक्टर को जब आप देखेंगे तो उसका सरफेस जितना ज्यादा उसका सरफेस जितना ज्यादा कर्व होगा, जितना ज्यादा कर्व होगा, याद रखना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही छोटा होगा। और सरफेस जितना ज्यादा फ्लैट होगा, याद रखना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही बड़ा है। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये इंफॉर्मेशन था। अब देखो जरा गौर से, जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ इनवर्सली है। इसका मतलब ये है कि जहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है वहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम होगा, डेंसिटी कम होगा। जहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है वहां चार्ज का डेंसिटी कम होगा, लेकिन जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है वहां चार्ज का डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस। ठीक है, तो आपको इसी चीज को ध्यान में रख के ये तुम्हारे सामने एक फिगर बनाया गया। ये कंडक्टर का इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखाया गया जो बड़ा था, इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखाया गया जो छोटा था। तो अगर हम इस कंडक्टर को बाहर से क्यू चार्ज देंगे तो वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि जहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो। ये रहा चार्ज डेंसिटी ज्यादा, देख रहे हो सब प्लस बहुत नजदीक है। और जहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है वहां का चार्ज दूर दूर होगा ताकि चार्ज डेंसिटी कम हो। आई होप सो किसी को कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रही है बात सबको? ठीक, नाउ थिंक दैट, अभी जरा आओ सब कोई सोचो समझो। मान लो हम तुम्हारे सामने कुछ पॉइंट्स मार्क करते हैं, यहाँ वाले पॉइंट को P1 लिखते हैं और यहाँ वाले पॉइंट को हम लोग P2 लिखते हैं। तुम ऑलरेडी रेडियस को देख रहे हो, सिग्मा को तुम समझ रहे हो। ऑब्वियसली तुम्हारे पास R1 जो है वो लेस देन R2 है, तो सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 2 से बड़ा होगा। अब जरा ये बताइए, राइट फ्रॉम कंडक्टर नाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के नजदीक में कितना होता है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के नजदीक में कितना होता है सिग्मा के टर्म में? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपके पास रेडियस का ये रिलेशन, सिग्मा का ये रिलेशन, और हर कंडक्टर के सरफेस के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए, आप लोग में से जो कोई क्लास नहीं किए हैं आप सीधा इस लाइन को याद रखिएगा कि किसी भी कंडक्टर के नजदीक में अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाएगा तो दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। वैसे हम आपको कुछ इसमें दिखाना चाहते हैं।
ये उस दिन का है ना कंडक्टर का, जिस दिन क्लास लिए थे उस दिन का ये डिस्कशन है, याद आ रहा है? यहाँ डिस्कशन इलेक्ट्रिक प्रेशर एंड चार्ज हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे कि जब भी हम लोग किसी कंडक्टर के नजदीक रहेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन है ना ऑलरेडी उस दिन हो चुका है, जो हम लोग है ना पहले से कर रखे हैं। तो आपको थोड़ा सा है ना वहां से भी इश्यूज लेके चलना होगा, इन टॉपिक्स को पकड़ना होगा, ठीक है। चलिए आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सुनो, हमारा सिग्मा 1 बड़ा था, हमारा सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 1 जो है वो बड़ा है। अगर सिग्मा 1 बड़ा है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि सिग्मा 1 अगर बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 जो है वो 2 से बड़ा है? यस सर। ठीक है ना? yes, मतलब कंडक्टर के शार्पर एंड, ये इसका शार्पर एंड है, कंडक्टर के शार्पर एंड के नजदीक का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, कंडक्टर के शार्पर एंड के नजदीक का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. वेट Yes, sir. वेट, हम इसको और इजी करते हैं, हम इसको और भी है ना एकदम समराइज करते हैं, एकदम सिंपल। आप कंडक्टर देखिए, फॉर इरेगुलर शेप्ड कंडक्टर, अगर हमारे पास कोई इरेगुलर शेप्ड कंडक्टर है तो अगर रेडियस 1 छोटा है रेडियस 2 से तो सिग्मा 1 बड़ा होगा सिग्मा 2 से, और सिग्मा बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा 2 से। आई होप सो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना? चलिए अच्छा, अब जरा सोचिए कि अगर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होना होगा, अगर इस कंडक्टर के चारों तरफ हम बोलेंगे कि देखो जी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन किसी पॉइंट पे हो रहा है, तो मैक्सिमम चांस बताओ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहां होगा? बड़ा वाले रेडियस ना, गलत, यहां पे होगा, क्योंकि वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है तो यहाँ पे ना मॉलिक्यूल का आयोनाइज होने का चांस ज्यादा है, यहाँ पे ना मॉलिक्यूल का आयंस में टूटने का चांस ज्यादा है। अरे बोलो बोलो, समझे? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है, सुनना जरा ध्यान से, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है, जो कंडक्टर का सबसे शार्पर एंड है, वहां पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने का मैक्सिमम चांस बनता है। इसका मतलब ये है कि कंडक्टर से अगर चार्ज का लीकेज स्टार्ट होगा तो वो चार्ज का लीकेज हमेशा उसके शार्पर एंड से होगा, शार्पर एंड से होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस। ठीक है, ऐसा फेनोमेनन जिसमें कंडक्टर के शार्पर एंड से चार्ज का लीकेज होता है उसी को कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज का मतलब एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें कंडक्टर को अगर आप लगातार 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 चार्ज देते जाएंगे तो एक क्षण ऐसा आएगा कि उसका जो सबसे शार्पर कोना है, सबसे शार्पर एज है, जो सबसे शार्पर एंड है, वहां से चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो जाता है। तो चार्ज का जो लीकेज उसके शार्पर एंड से होता है, इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। अब किसी के दिमाग में ये बात आता है, चाहते तो हम शुरू में ही एक लाइन में आपको कोरोना डिस्चार्ज का डेफिनेशन लिखा देते, लेकिन किसी किसी के दिमाग में आता है कि सर पूरे कंडक्टर को जब हम चार्ज दिए हैं तो फिर चार्ज का लीकेज शार्पर एंड से ही क्यों होता है? तो उसके लिए आपके पास ये पूरा एक्सप्लेनेशन है ऊपर से लेके नीचे तक। कंडक्टर का हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होगा, तो कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल अगर आप सेम करेंगे तो आपको मिलेगा सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 R2 बाई R1। कहने का मतलब सिग्मा प्रोपोर्शनल 1 बाई R। जहां कम रेडियस होगा वहां सिग्मा ज्यादा होगा, जहां रेडियस ज्यादा होगा वहां सिग्मा कम होगा। अब देखो, जहां का रेडियस कम है वहां सिग्मा बड़ा है, और सिग्मा बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है तो डाइलेक्ट्रिक का जो ब्रेकडाउन है वो सबसे पहले वही होगा जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है, शार्प एंड। क्या ये सारा एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में गया? Yes, sir. ठीक है, this is best definition of corona discharge. The phenomenon of leakage of charge from sharper end of conductor is called corona discharge. The phenomenon of leakage of charge from sharper end of conductor is called corona discharge. I hope so. किसी को अगर कोई डाउट है you can say that.
कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, अगर डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए फिर से पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है कोरोना डिस्चार्ज। क्या होता है, तो किसी भी कंडक्टर को अगर आप लगातार चार्ज देंगे तो चार्ज हमेशा उसके शार्पर एंड से लीक होना स्टार्ट होगा। तो शार्पर एंड से जो लीकेज ऑफ चार्ज स्टार्ट होता है, इस फेनोमेनन को कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। इसके पीछे का लॉजिक है कि कंडक्टर का हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होता है, तो उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ इनवर्सली है। और अगर हमारे पास कम रेडियस होगा तो सिग्मा बढ़ेगा, सिग्मा ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो चार्ज का जो डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है वो सबसे पहले वही होगा जो उसका शार्पर एंड है, तो चार्ज का लीकेज भी सबसे पहले वही होगा जो उसका शार्पर एंड है। इज दिस क्लियर? यस सर। बढ़िया। कोई भी कंडक्टर को अगर तुम चार्ज देते हो तो चार्ज उसके आउटर सरफेस पे ट्रांसफर हो जाता, बोलो सही है? यस सर। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चार्ज जो है वो कंडक्टर के आउटर एंड पे ट्रांसफर हो जाता है, आउटर सरफेस पे ट्रांसफर हो जाता है? सर कंडक्टर इसलिए ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, तो बाहर से अंदर ट्रांसफर होने में क्या दिक्कत? कंडक्टर ना है तो उसमें ट्रांसफर होना है, तो बाहर से ट्रांसफर होकर अंदर चला है। क्वेश्चन क्या पूछे? हम ये बोले कि कंडक्टर को अगर आप चार्ज देंगे ना, अंदर देंगे ना, तो भी वो ट्रांसफर होकर बाहर चला जाएगा। ये तो आप जानते हैं ना, कंडक्टर को दिया गया चार्ज उसके आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है। अभी हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए, इसके पीछे का रीजन है पोटेंशियल। कंडक्टर आपके किसी भी शेप का हो, कंडक्टर आपके किसी भी शेप का हो, ये बात मान के चलिएगा कि उसके अंदर में अगर चार्ज आप रखेंगे तो अंदर का हर पॉइंट का पोटेंशियल से सरफेस का पोटेंशियल कम होगा। तो अगर कंडक्टर में चार्ज को मौका मिल जाए, कंडक्टर में चार्ज को अगर मौका मिल जाए तो वो उसके हायर पोटेंशियल से फ्लो करके लोअर पोटेंशियल पे जाता है। हम लोग को तो ये कहना चाहिए कि चार्ज को मौका मिल जाएगा तो वो हायर पोटेंशियल से फ्लो करके लोअर पोटेंशियल पे जाएगा। और कंडक्टर के केस में अंदर वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल और बाहर वाला सरफेस लोअर पोटेंशियल होता है, इसलिए उसको मौका जैसे मिलता है हायर से फ्लो करके लोअर पे चला जाता है। मेरी बात समझ में आई? अब हम आपको इसी चीज का एक मैथमेटिकल एनालिसिस दिखा देते हैं। मेरी बातों पे आप इतने दिन तक भरोसा रखें, थैंक यू फॉर दैट, कि सर बोल रहे हैं कि कंडक्टर में चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है, आप ले लेते थे, वेरी गुड। अब हम उसको मैथमेटिकली आपके सामने दिखा देते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों। ठीक है, नाउ सी दैट concept of transferring of charge from inside portion of conductor to surface of conductor। कंडक्टर के अंदर से चार्ज क्यों ट्रांसफर होकर बाहर जाता है, इसके पीछे का रीजन। मान लीजिए आपके पास दो कंडक्टर है, एक अंदर वाला स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस है r1, चार्ज है q1। एक बाहर वाला स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस है r2 और इसको चार्ज दिया गया है q2, चार्ज q2 रेडियस। अच्छा, अगर हम अंदर वाले का कंडक्टर को 1 कह दे, बाहर वाले कंडक्टर को 2 कह दे, तो अंदर वाले का टोटल पोटेंशियल लिखना है और बाहर वाले का टोटल पोटेंशियल लिखना है। चलिए, नीचे लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ काम करें। अगर आप अंदर वाले का टोटल पोटेंशियल लिखेंगे तो 1 का पोटेंशियल और 2 का पोटेंशियल सम, सही है? जरा बार करना, समझना, थोड़ी मेरे बातों को ध्यान से समझना। अंदर वाला जो पोटेंशियल लिखेंगे, क्या 1 के लिए सरफेस का फॉर्मूला लगेगा? यस सर। और 2 के लिए इनर का फॉर्मूला लगेगा? यस सर। तो सरफेस के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, Q1/R1। और इनर के लिए तो उतना ही ना लिखेंगे जितना कि उसके सरफेस पे है। देखिए, हमको हमेशा से पता नहीं क्यों है ना, हमको हमेशा से इस जगह पे आके अपने अंदर में रुकने का मन करता है, क्योंकि क्या आपको ये हमेशा याद रहता है कि कोई भी कंडक्टर के अंदर वाले सारे पॉइंट का पोटेंशियल वही होता है जो उसके सरफेस का होता है? यस सर। ठीक है, तो देखो 2 के लिए
2 के कारण अगर 1 का पोटेंशियल लिखना है तो 1 उसके सरफेस के अंदर है, तो 2 का जो सरफेस का पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा वही यहां भी एग्जिस्ट करेगा, वही लिखा गया k q2/r। अब इसी तरह हम 2 का पोटेंशियल लिखना चाहते हैं, तो भाई 1 और 2 दोनों का ले लीजिए। बोलिए 1 सेल के लिए हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इनर का, सरफेस का या आउटर्स का? हमको इसका पोटेंशियल लिखना, हमको इसका पोटेंशियल लिखना। सर आउटसाइड लगाएंगे, सर आउटर का लगाएंगे, और 2 के लिए सरफेस लगाएंगे। यस तो आउटर के लिए लिख दिए k q1/r2। सर k q1/r2, कोई q1/r2, वेरी गुड वेरी गुड। और यहाँ हो गया k q2/, बोलो बोलो, r2 होगा। k q2/r2, यस सर। अभी फिर से एक बार पूछ ले, आप में से किसी को भी 1 और 2 के पोटेंशियल में दिक्कत हुआ? समझ पा रहे सब कोई आप लोग? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ सर। वेरी गुड। देखो जरा ध्यान से, अब आप क्या करें, ये सब चीज लिखा दिया गया है आपको एक एक करके। अब आपको काम क्या है, आपको 1 के पोटेंशियल में 2 को माइनस करना है। तो 1 का ये पोटेंशियल रहा, इसमें से आप 2 के पोटेंशियल को माइनस कर लिए, तो आपको दिखेगा k q2/r2 कट गया। आप इसमें से k q1/r1 माइनस k q1/r2, इसमें से k q1 को कॉमन ले लीजिए, 1/r1 माइनस 1/r2 आ जाएगा। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लिख देंगे। यहां तक देखिए, यहां तक देख लीजिए, ठीक है। अब आप ऊपर फिगर पे आइए, आप फिगर को गौर से देखिए, r1 और r2 में बड़ा कौन है? r2 बड़ा, वेरी गुड। r2 बड़ा है, r2 बड़ा है, r2 बड़ा है। अगर ये r2 मेरा r1 से बड़ा है तो क्या ये ऊपर वाला टर्म पॉजिटिव आएगा? इसका मतलब v1 माइनस v2 पॉजिटिव है, और अगर v1 माइनस v2 पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब v1 इज ग्रेटर देन v2 है। v1 इज ग्रेटर देन v2, इसका मतलब है कि अंदर वाला जो पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल है और बाहर वाला पॉइंट है लोअर पोटेंशियल। बोलो सही है? यस सर। ठीक है, क्या सबको समझ में आया यहाँ पे कि अंदर वाला जो कंडक्टर है वो हायर पोटेंशियल का पॉइंट है और बाहर वाला लोअर पोटेंशियल है? सही है? सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से। अगर मेरा ये स्विच खुला है, ओपन है, तो चार्ज के पास मौका नहीं है, बच्चा वहीं रहेगा, अंदर ही रहेगा, वो जा नहीं सकता है। जाना तो चाहता है लेकिन जा नहीं सकता है, ठीक है। आप श्रीवास्तव क्लासेस आना तो चाहते हैं, आ नहीं सकते हैं, कारण लॉकडाउन है भाई, बंद है। अब सुनो, अगर मौका मिल जाए इस पर्टिकुलर स्विच को क्लोज कर दिया जाए, आप स्विच को क्लोज कर दें, चार्ज को मिल गया मौका, वो तुरंत हायर पोटेंशियल से भाग के चला जाएगा लोअर पोटेंशियल, तो आप बोलते हैं कि अंदर से ट्रांसफर होके बाहर चला गया। बोलो समझा? जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे, चार्ज को मौका मिल जाएगा, तो वो हायर पोटेंशियल से अपने आप को ट्रांसफर करके ले जाएगा लोअर पोटेंशियल पे। इन सब चीजों को ध्यान में रख के आप बस ये लाइन याद रखें, इट शोज दैट potential of any point inside any surface of conductor is higher than the potential of surface of conductor. So if there is conducting medium is available, charge will transfer from inner portion of conductor to surface of conductor. अगर आप मीडियम अवेलेबल करा दे, अगर आप वो स्विच क्लोज कर दे, तो चार्ज अपने आप को अंदर से बाहर हायर से लोअर पोटेंशियल पे ट्रांसफर कर लेगा। बोलो समझा? यस सर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आज से आप ऐसे दिमाग में रखेंगे कि अगर चार्ज को मौका मिलेगा तो वो अपने आप को अंदर से बाहर, कहने का मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे ट्रांसफर कर लेगा। ठीक है, सी दैट। एक छोटा मोटा क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ध्यान से बताइएगा, हाँ, हड़बड़ाइएगा। सब कोई अपना आंसर दे। ए रेडियस है भाई, ये बी रेडियस है, ये सी रेडियस है। इसको चार्ज Q1 दिए हैं, इसको चार्ज Q2 दिए हैं, इसको चार्ज Q3 दिए। ठीक है, इसको चार्ज Q1, Q2 और Q3 ऐसे चार्ज हम लोग दे के रखे हैं, अभी जरा गौर करना। यहाँ पे एक स्विच है S1,
और यहाँ पे एक स्विच है S2, ठीक है। शुरुआत में S1 एंड S2 बोथ आर ओपन, S1 एंड S2 दोनों ओपन है, खुला हुआ है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, ठीक है। यहाँ पे चार्ज Q1 है, वहां बीच में Q2 है, ऊपर में ना Q3 है, ठीक है। थोड़ा सा आप समझिएगा ध्यान से चीज को। अभी हम लोग कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर हम लोग S1 को करते हैं क्लोज, S1 को करते हैं क्लोज, S2 को ओपन रखते हैं, ठीक है। तो ये मेरा फेस ए रहा, ये मेरा फेस बी है और ये मेरा सी है। सोच के बताओ चार्ज ऑन ए कितना होगा? 0। वेरी गुड। चार्ज ऑन बी कितना होगा? Q1 plus Q2. Q1 plus Q2. वेरी गुड। Charge on CQ. एंड चार्ज ऑन सी कितना होगा? Q3. Q3. देयर इज नो इफेक्ट ऑन 3, ओके। चलिए बढ़िया। अभी अगर सोचिए आप लोग S1 ओपन है और S2 क्लोज, S1 ओपन है और S2 क्लोज है। अब बताओ जरा चार्ज ऑन ए कितना है? Q1. Q1. एंड चार्ज ऑन बी कितना है? 0. 0. चार्ज ऑन सी कितना है? Q2 plus Q3. Q2 plus Q3 sir. Q2 plus Q3, वेरी वेरी गुड। अगर हम लोग S1 एंड S2 बोथ क्लोज, अगर S1 और S2 दोनों को क्लोज कर दे, सोच के बताओ चार्ज ऑन ए 0. sir. चार्ज ऑन बी Sir 0 sir. 0. चार्ज ऑन सी Q1 plus Q2 plus Q1 plus Q2 plus Q3. Q1 plus Q2 plus Q3, ओके। कोई दिक्कत नहीं किसी को? No sir. ठीक। अच्छा हम एक चीज और मार्क कर दे, हम आपको ये नहीं बोले हैं कि अंदर वाले और बाहर वाले को डायरेक्ट कंबाइन करो, हम नहीं बोले हैं। देखो हम एक बार में तीनों जोड़े हैं, तो अगर अंदर और बाहर अगर एक साथ कनेक्शन करना पड़ता है तो उसके लिए आपको पोटेंशियल के बेसिस पे कैलकुलेशन करना पड़ता है। सो वो उतना आसान नहीं होता, आपको जरा देखना पड़ता। अगर हम लोग अंदर और बाहर को जोड़े, बीच वाले को छोड़ दें, तो चीजें इतनी आसान नहीं रहती जितनी अभी दिख रही, ठीक है। उसके लिए अलग से कभी डिस्कशन कर लेंगे, क्वेश्चन होगा कहीं क्वेश्चन में हम बता देंगे। कोई भी अगर केस में अगर आपसे सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ लिया जाए तो उस सरफेस का चार्ज निकाल के एरिया से डिवाइड कर देना, ठीक है। एरिया मतलब अगर फर्स्ट वाले का एरिया बोलेगा तो 4 पाई ए स्क्वायर, बीच वाले का एरिया बोलेगा तो 4 पाई बी स्क्वायर, अगर थर्ड वाले का बोलेगा तो 4 पाई सी स्क्वायर, इससे आप डिवाइड करें, ठीक है। आई होप सो कोई किसी को डाउट नहीं है ना? No sir. ठीक। Sir, I have one confusion. बोलो ना, बोलो। सर पहले वाले में जो आप V1 और V2 बताए थे ना कैलकुलेट करने, तो थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देते हैं, हल्का सा कंफ्यूजन आ रहा है उसमें। ये वाला आपको इधर डाउट हुआ होगा, हम आपको समझा देते हैं। आपको इसमें प्रॉब्लम हुआ होगा, ये वाला जो लिखे इसमें। यस सर। एक्चुअली देखो जब भी आप कोई शेल लेते हैं ना, तो सेल में 3 पॉइंट होता है। एक पॉइंट होता है अंदर, एक पॉइंट होता है सरफेस पे और एक होता है बाहर, ठीक है। अगर मान लो इसका खुद का रेडियस है r और इसको चार्ज आप q दे रखे हैं और ये वाला डिस्टेंस भी r मान लो, ये वाला डिस्टेंस भी r, तो बाहर के किसी भी पॉइंट पे जब आप पोटेंशियल लिखेंगे तो वो kq बाई सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा, सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। अगर आप सरफेस पे लिखेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल होता है kq बाई उसका अपना रेडियस, और सरफेस के अंदर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे, उसको ध्यान रखिए। यहाँ देखिए इनर में लिखना था, इनर में लिखना था तो हम उतना ही लिखे जितना कि उसके सरफेस पे, 2 के सरफेस पे, 2 के सरफेस पे, 2 का सरफेस मतलब रेडियस r2 लिया गया, 2 का सरफेस मतलब रेडियस r2 लिया गया, ओके। अगला देखिए 1 के सरफेस पे, तो 1 के सरफेस पे 1 का चार्ज 1 का रेडियस, 1 का चार्ज 1 का रेडियस। यहां देखिए 1 के लिए देखिए हम लोग को लिखना था 2 पे, तो 1 के लिए तो वो बाहर है ना, 1 स्फीयर के बाहर है ना 2,
तो Yes, sir. आउट के लिए फॉर्मूला में सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस लेते हैं, सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस लेते हैं। तो अगर आप सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस लेंगे तो वो R2 के बराबर होगा। Yes, sir. इसलिए यहाँ पे देखो कि Q1 लिखा हुआ है लेकिन नीचे R2 लिखा हुआ। R2 कहने का मतलब सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, ठीक है। और अगर इसी के सरफेस पे बात करेंगे तो Q2 का चार्ज और रेडियस 2 ले लिया गया। तो ये सब थोड़ा समझ में आया अभी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये सब चीज है जो हम लोग थोड़ा पहले कर रखे तो उसको थोड़ा ध्यान रखना। चलो बढ़िया। अभी यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सो किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ये आपके HCD का एक 57 नंबर न्यूमेरिकल है, आप ट्राई कीजिएगा, बन जाना चाहिए। नहीं बनेगा पूछ लीजिएगा। ये एक बार के एडवांस के न्यूमेरिकल में आ चुका है, एडवांस के एग्जामिनेशन में आ चुका है, तब से फेवरेट है, हर बुक में आपको मिलते रहता है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ो। देखो कनेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. No problem, sir. ठीक, No, sir. ठीक। अब हम लोग चल रहे हैं कैपेसिटर के अलग अलग तरह के अरेंजमेंट को फाइंड आउट करने का तरीका खोज रहे हैं। मतलब अगर किसी स्टूडेंट को बोलो कि देखो भाई तुमको कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल आता है, वो पहले बोले हाँ सर सीरीज पैरेलल में हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को सीरीज पैरेलल आता है सर, बचपन से हम लोग सीखते आए। बोलो सही है। लेकिन मेरा काम क्या है, तुमको ये बता देना कि ये इतना आसान नहीं, ठीक है। आपको है ना, हम ये नहीं बोल रहे कि हम हर चीज को आपके सामने ना बड़ा करके दिखा रहे हैं, हम बस हर चीज को जैसे है वैसे दिखा रहे हैं। कोई कोई स्टूडेंट है ना कभी कभी हमको मैसेज भेजता है कि सर है ना स्कूल में है ना इतना पढ़ाई नहीं होता है सर, मतलब अच्छा रहता है, थोड़ा इजी इजी होता है। देखिए आप पढ़ाई को दो तरीके से पढ़ सकते हैं। कैसे? आपको हम उतना ही बताएं, देखिए ना हम आपको अभी बताएं, देखिए आप मेरे साइकोलॉजी को रीड कीजिए, आप खुद ही समझिए। पीछे आइए, हम आपको कुछ दिखाते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अदर और जो भी बोलो, आर के श्रीवास्तव जो भी है। क्या हम आपको बोले थे कि हमको मन कर रहा है यहाँ हम रुक के कुछ बोले? Yes, sir. Yes, sir. और एट द एंड किसी को डाउट हो गया ना यहाँ? हाँ सर। ठीक है, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं फिर भी हमको पता है यहाँ डाउट होगा। तो आप ये भी तो समझ सकते होंगे ना, इतना तो आपको अब दिमाग होगा ना, आप समझते होंगे ना, हमको पता है कि कौन सा टॉपिक तुमको आसानी से समझ में आएगा और कौन सा टॉपिक तुम्हारे लिए जटिल है, पहाड़ है। फिर भी हम आपके सामने हर टॉपिक रखते हैं, जद्दोजहद करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, 4 बार बोलते हैं, एक ही चीज के लिए 4 बार हल्ला करते हैं, तुमको बोलते हैं लेकिन समझाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिजिक्स का जरूरत है। क्या हमको पता नहीं है कि जो हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं वो इजी है या हार्ड है? आपसे तो ज्यादा हमको पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमको ये फर्क नहीं पड़ता कि जो अगला टॉपिक है वो इजी है या हार्ड है, ठीक है। अच्छा ये क्यों इतना एक्सप्लेन किया गया? अभी एक चीज हम बताते हैं, ये इतना एक्सप्लेनेशन के पीछे क्या कारण था आपको तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि भाई कंडक्टर में चार्ज दीजिएगा आउटर सरफेस पे ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो समझा है? Yes, sir. हाँ, अब तुम मजे में भी था, सर बोले हैं, तुम सर बोल दिए हैं, हाँ सर होता है बोले हैं, ठीक है, इजी भी था। अब इतना माथा 25 में करने का जरूरत क्या था? क्योंकि फिजिक्स तो यही है। वो जो हम बोले थे वो तो इसलिए बोले थे क्योंकि उस समय आप ये सब नहीं जानते थे, हम कैसे एक्सप्लेन कर देते इसको? क्या मेरी बात समझे? ये आप अभी थोड़ी दिन पहले ना पढ़े हैं, ठीक है। तो आपसे हम कहां से एक्सप्लेन कर देते उसको, तो उस समय हम बोले याद करो। लेकिन अब तो समय है ना कि आपको एक्चुअल फिजिक्स समझा के आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो बातों को समझिए, थोड़ा लड़िए झगड़िए, थोड़ा मेहनत कीजिए, दिमाग पे स्ट्रेस डालिए, लेकिन चीजों को एज इट इज जो उसका पक्का कॉन्सेप्ट है उस तरीके से सीखिए, तो आपको फिजिक्स आएगा, ठीक है। तो आपको फिजिक्स आएगा। आप लोग देखे नहीं, हम यहाँ रुक के फिर से हम आपको बोले देख भाई हम ऐसे तो नहीं पढ़ाए हैं कि ऊपर से जंप करके यहाँ जोड़ दिए, क्योंकि ये पढ़ाने के लिए हमको फिर से कुछ है ना समय लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हम ये नहीं पढ़ाए आपको, यस सर। हम ये आपको नहीं पढ़ाए, ठीक है। वेट कीजिए, इसका भी समय आएगा, उस दिन पढ़ाएंगे। तो चलिए अच्छा है, एंजॉय कीजिए पढ़ाई को, पढ़ाई यही है।
तो सीरीज और पैरेलल का खेल स्टार्ट होगा आज और अगले दिन सीरीज और पैरेलल चलेगा, केवल सीरीज और पैरेलल कि सर कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में, क्या ट्रिक है, तो आपको एक एक ट्रिक बताया जाएगा। जिस ट्रिक पे अगर आप काम करेंगे तो आप सही तरीके से सीरीज और पैरेलल को फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, ध्यान से सुनना। सबसे पहला है उसमें इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट्स, अगर पैरेलल प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने रख दिया जाए तो कब कितना कैपेसिटर्स बनेगा और कौन कैपेसिटर किसके साथ सीरीज में है और कौन कैपेसिटर किसके साथ पैरेलल में है, हम लोग को सबसे पहले ये सीखना है। ठीक है, तो पहला लाइन सुनिए। अगर हमारे पास तीन प्लेट्स अगर पैरेलल में रख दिया जाए, तीन प्लेट अगर आप पैरेलल में रख देते हैं 2 कैपेसिटर बनेगा। अगर आप 4 प्लेट पैरेलल में रख देते हैं 3 कैपेसिटर बनेगा। अगर 5 प्लेट आप पैरेलल में रख देते हैं 4 कैपेसिटर बनेगा। और अगर n प्लेट आप पैरेलल में रख देते हैं तो n-1 कैपेसिटर बनेगा। -1 बनेगा सर कैसे, जरा देखो। मान लीजिए आपके पास 3 प्लेट है, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। जब आप ये 3 प्लेट एक दूसरे के आमने सामने पैरेलल रख दिए हैं तो इस प्लेट का 2 फेस 1 और 2, इस प्लेट का 2 फेस 3 और 4 और इसका 2 फेस 5 और 6। तो याद रखना कैपेसिटर तो 2 और 3 मिलके बना रहा है ना, इसका कहां कोई जिससे के साथ ही कैपेसिटर बनाएगा, नहीं। उसी तरह 4 और 5 मिलके C2 बनाया तो आपको तो 2 ही कैपेसिटर मिला, एक 2-3 का और एक 4-5 का। बोलो है? यस सर। ठीक है, तो कैपेसिटर हमेशा आमने सामने का फेस मिलके बनाता है, इक्वल और अपोजिट साइन चार्ज का रखता है। कैपेसिटर हमेशा, अगर हमारे पास n प्लेट्स है तो हमेशा ध्यान रखना n-1 कैपेसिटर्स आर फॉर्म। चलिए सर बढ़िया है, सर बढ़िया है। लेकिन अब हमको बताइए, अगर मेरे पास A, B, C और D 4 प्लेट्स अगर पैरेलल में है और बैटरी ऐसे जोड़ दें, इसको है ना ऐसे है ना किसी वायर से जोड़ दें तो 3 कैपेसिटर बना है C1, C2 और C3। तुम देख के बताओ कौन सीरीज है और कौन पैरेलल। खेल स्टार्ट है, जरा सोच के बताइए। हाँ जी, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप है ना इसमें फंस गए हैं, एक बहुत बड़ा इशू है, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली आपको इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का अब तरीका सीखना है और उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करना है। डेफिनेट कुछ मत सोचो कि कौन C1 कौन C2 पैरेलल है, सीरीज है। छोटा छोटा क्वेश्चन जो रहता है ना, जो ऐसे दिखाई देता है, उसमें आप है ना बहुत आराम से पकड़ लेते हैं। हाँ सर सीरीज, और आपको लगता है सब कुछ हो गया। हाँ सर पैरेलल। ठीक है, कहानी ये थोड़ी ना होती है। अब देखिए, सबसे पहले आपको बैटरी का टर्मिनल में प्लस माइनस देखना है, नहीं तो क्वेश्चन में ए बी करके P1 P2 करके पॉइंट दिया रहता है। आप है ना बैटरी का प्लस बना लीजिए एक जगह और आप बताइए। देखिए कभी भी ये वाला जो सबसे लेफ्ट वाला फेस है और ये वाला जो सबसे राइट वाला फेस है वो कभी काम का नहीं होता, तो इसको कभी सोचना ही मत, इसको कहीं मत लिखना, खाली अपने आप को परेशान करोगे। ना सबसे लेफ्ट वाला लिखना ना सबसे राइट वाला, क्योंकि वो कैपेसिटर तो बनाया नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, अब देखो क्या बैटरी के पॉजिटिव से 2 कनेक्टेड है? 2। हाँ सर। तो यहां से एक वायर खींचो और 2 जोड़ दो। अब देखो बैटरी के नेगेटिव से 5 और 6 दोनों कनेक्टेड है। यस सर। फिर दूसरे साइड में नेगेटिव बनाओ और 2 लाइन खींचो, एक पे 5 लिखो और एक पे 6 लिखो। अब देखिए कैपेसिटर है ना प्लेट्स का कपल होता है। 2 अकेले कैपेसिटर या 5 अकेले कैपेसिटर या 6 अकेले कैपेसिटर नहीं बनाता, उसका कोई कपलिंग होगा, कोई ना कोई कपल होगा। तो आप देखो 2 का कपल 3 है। यस सर। तो 2 के बगल में 3 अपने से बना दीजिएगा, अब इसके लिए किसी का इंतजार मत कीजिएगा। और बताइए 5 के बगल में किसको बनाएंगे? 4 को बनाएंगे। और 6 के बगल में किसको बनाएंगे? 7 को। चले बढ़िया भाई। 6 के, चलो यहां तक किसी को डाउट? नो सर। बढ़िया। अब जरा गौर करो, ये 3, 4 एक ही प्लेट का 2 फेस है। एक प्लेट को सर
एक प्लेट का 3, एक प्लेट का 4, तो एक ही प्लेट से अगर दो फेस है तो क्या ये आपस में जुड़ा है प्लेट के कारण? यस सर। यस। तो ये प्लेट के कारण आपस में जुड़ा है, ये प्लेट के कारण आपस में जुड़ा है, ये प्लेट के कारण आपस में जुड़ा है, ये 3 और 4 आपस में जुड़ा है। ठीक है, अब जरा गौर करो, ये 3 4 इस वायर की मदद से 7 से जुड़ा है। यस सर। तो ये 3 4 7 से जुड़ा है। अब देख लीजिए, आपको सीरीज पैरेलल समझ में आएगा। बोलिए, समझ में आया? यस सर। C2 C3 सर पैरेलल पे है, फिर उसके बाद सर C1 से सीरीज में। वेरी गुड। C1 से C2 और C3 जो है वो पैरेलल में है, उसके साथ C1 किस में है? सीरीज में है। तो जब भी आपके सामने इस तरह का कोई भी सिचुएशन रहेगा, आपको ये ट्रिक यूज करना है। बिना ट्रिक के जाइएगा, आपसे गलती हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से दिमाग खुला रखना है और चीजों को इस तरीके से लेके चलना है। रैंडम नहीं है कुछ, सब कुछ एकदम एक नियम कानून से चलता है। छोटा छोटा ट्रिक्स होगा, 5-6 ट्रिक आपको बताएंगे, आप उसके बाद जो क्वेश्चन बनाना होगा बना लीजिए। जो क्वेश्चन आज का क्लास और अगला क्लास, 2 दिन कैपेसिटर पे हमको समय दे लो। उसके बाद आपके पास जो भी XYZ बुक है, डीपीपी है, कहीं इधर क्वेश्चन है, कहीं उधर क्वेश्चन है, सब उठा के कैपेसिटर का क्वेश्चन बनाइएगा। सब बनेगा, सब बनेगा, बस केवल देखते चलो। तो प्लेट्स प्लेट्स प्लेट्स, अब यहां पे देखा जाए, यहां पे देखा जाए। ठीक है, यहां पे आपके सामने, चलिए हम लोग एक नया नया प्लेट बनाते हैं और उसको है ना सॉल्व करते हैं। ये एक एक लाइन भी अगर हम खींच देना तो आप समझ जाइएगा कि 2 प्लेट है, क्योंकि हर बार इतना समय नहीं रहता कि अच्छे से प्लेट बनाया जाए। हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर देयर? 4 कैपेसिटर। अभी ये तुम्हारे पास इस तरीके से मान लो वायर से जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो एक कैपेसिटर ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब आपसे पूछ ले कि भाई इसमें सीरीज और पैरेलल बता दो थोड़ा। कैन यू आंसर? क्या आप कुछ आंसर दे सकते हैं अभी? एक्चुअली एक सेकंड सर। हाँ बिल्कुल, रुकिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम अपना तैयारी करते हैं, तब तक आप लोग सोच लीजिए आपको जो सोचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ठीक है, इतना है। अभी जरा गौर करना, 1 और 10 कोई काम का नहीं है, नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे बैटरी के प्लस से कौन जुड़ा है। तो क्या बैटरी के प्लस से 2 जुड़ा है? यस। फिर हम देखेंगे कि बैटरी के माइनस से कौन जुड़ा है। क्या बैटरी के माइनस से 7 और 8 जुड़ा है? 7 और 8 जुड़ा है। चलो कपल करो, 2 के साथ 3 बना दें, 7 के साथ 6 बना दें और 8 के साथ 9 बना दें। अब जरा गौर करना, 3 और 4 आपस में जुड़ा है, 4 आगे बढ़ाओ और 4 के साथ कपलिंग में 5 आएगा खुद से। गौर करो, क्या 5 और 6 जुड़ा है? एक ही प्लेट का 2 फेस है। यस। और जरा गौर करो, ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ, देखो 3 4 वायर की मदद से 9 से जुड़ा है। 3 4, तो 3 4 वायर की मदद से 9 से जुड़ा है। हो गया आंसर। ये C1 था, ये C2 था, ये C3 था, ये C4 था। देखो C2 और C3 है सीरीज में, C2 और C3 है सीरीज में, बाद में C4 है पैरेलल में, और फिर जो आएगा उसके साथ C1 है सीरीज में। समझ में आ रही है? यस सर। सबको देखिए ध्यान से, क्लियर है? नहीं वो रिपीट कीजिए सर। सर एक बार रिपीट करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन पे दोबारा रिपीट करें कि एक नया बना ले? सर नया क्वेश्चन सर। हाँ नया बना लेते हैं, नया बना लेते हैं। सबको देखो, मान लो जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 है। इन दोनों को जोड़ दो बैटरी से और इन दोनों को जोड़ दो वायर से। देखो अलग है ये वाला क्वेश्चन और ऊपर वाले क्वेश्चन में, देखो डिफरेंस है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक C1 बनेगा, ये C2 बनेगा, ये C3 बनेगा, ये C4 बनेगा। अब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके है ना सारा फेसेस का नंबरिंग कर दिए। आप देखिए बैटरी के पॉजिटिव से कौन कौन प्लेट्स कनेक्टेड है। बोलो बोलो आंसर बोलो। 3 4 7।
3 4 5। एक सजेशन है मेरा, जिनको ज्यादा डाउट है वो ज्यादा बोलिए, जिनको समझ में आ गया है वो चुप रहे, जिनको डाउट है वो बोले। अगर आप सीखना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं सीखना चाहते हैं फिर एक क्वेश्चन बता देंगे, फिर बोलोगे सर एक बार और, फिर एक बता देंगे, और क्या करेंगे। लेकिन सीखना है मेरे साथ, बोलो। बताओ प्लस से कौन कौन कनेक्टेड है? 3 और 4। 3 और 4। और बैटरी के निगेटिव से कौन कनेक्टेड है? 7 एंड 8। अब कपल करो, 3 के साथ कपलिंग में कौन आएगा? सर 2 से 2 आएगा, वेरी गुड। ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, 4 नहीं आएगा, 2 आएगा। और 4 के साथ कपलिंग में कौन आएगा? 5 आएगा। 7 के साथ कौन आएगा? 6 आएगा। और 8 के साथ कौन आएगा? 9। अब आप कनेक्शन करें, देखिए 3 और 4 तो जुड़ा हुआ था, 3 के सामने 2 है, 5 और 6 आपस में कनेक्टेड है? यस सर, कनेक्टेड है, ठीक है। अब आगे देखो, क्या ये 3 4 7 8 से कनेक्टेड है? यस सर। थोड़ा जंप कर जा भाई, नहीं तो समझेगा नहीं। अब ये तो देख के लगा सर ये तो और मेरा झमेला हो गया सर, हमको समझ में ही नहीं आ रहा सीरीज पैरेलल क्या है। अरे यार कैसे तुम्हारा, जब तुम लोग है ना पतंग उड़ाता है तो धागा उछल जाता है ना, उलझ जाता है ना एक दूसरे के साथ, तो ऐसा झाड़ उड़ के तुम लोग सीधा करता है धागा को, ये भी सर्किट उलझा हुआ है, इसको नीचे कर दे, इसको ऊपर कर दे, हो गया काम। अब क्या बोल दिए, ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, ये मेरा C3 है, ये मेरा C4 है। हम ये बोल रहे हैं यार कि C1 और C4 सीरीज में है, C1 और C4 सीरीज में, और C2 और C3, अरे बोलो समझा? इन सीरीज। C2 एंड C3 इन सीरीज। सॉल्व कर दीजिए आंसर। C1 नीचे चला गया, C2 ऊपर। हाँ बस बस बस, इसको उलट दिए, सीधा हो गया, और क्या। ठीक है, हाँ बोलो। कनेक्शन किया ना सर, 3 और 4 को सर 7 और 8 के साथ मोस्ट लाइकली 3 और 2 को 9 और 8 से कैसे कनेक्ट किया? यस सर। 9 और 8 से कहाँ किए हैं? वो 9 और 8 ही तो है। हाँ तो ये नीचे वाला वायर देख रहे हैं ना, ये नीचे वाला वायर देखिए जी, 2 जो है वो जाके 9 से जुड़ रहा है। हाँ सर, तो 2 9 से नहीं जुड़ेगा। यस सर। हाँ सर। और कुछ? चलिए ठीक है। अब सुनिए, कभी कभी आपको परेशान करने के लिए क्या किया जाता है, कभी कभी आपको परेशान के लिए क्या किया जाता है कि देखिए प्लेट्स ऐसे दे दिए, ऐसे बहुत सारा प्लेट्स है, और हर अल्टरनेट प्लेट को एक जगह जोड़ दिए, ये सब अल्टरनेट प्लेट्स को एक जगह जोड़ दिए, इन सब अल्टरनेट प्लेट्स को एक जगह जोड़ दिए। जब कभी भी अल्टरनेट प्लेट्स कनेक्टेड होगा ना, जब कभी भी अल्टरनेट प्लेट्स किसी पॉइंट पे कनेक्टेड होगा तो दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर अल्टरनेट प्लेट्स आपको कनेक्शन में दिखता है विच आर कनेक्टेड टुगेदर, तो आप मेंटली तैयार हो जाइए कि वहां जितना भी कैपेसिटर है दे ऑल आर इन पैरेलल। आप अगर सॉल्व करके देखना चाहेंगे ऐसे ही आप बना लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगर अल्टरनेट प्लेट्स कनेक्टेड है दे ऑल आर इन पैरेलल, they all are in parallel। आप बना के देख लीजिएगा, आपका आ जाएगा सब पैरेलल है। चलो ये सब क्वेश्चन है आपके सामने मिलेगा। ये देखो अल्टरनेट प्लेट्स है, अगर अल्टरनेट प्लेट्स कनेक्टेड टुगेदर formed capacitors are connected in parallel, they all are in parallel। I hope so। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो सर। चलिए बढ़िया, ठीक है, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। क्या आप एक और टॉपिक समझने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर। इंफिनिटी का मतलब कितना होता है? वो डिपेंड करता है सर। किस पे डिपेंड करता है?
तो जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस कुछ छोटा सा डिस्टेंस ही होता है सर, जैसे हम लोग के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस सन हो गया सर वैसे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी। इंफिनिटी कोई एक परफेक्ट नंबर नहीं है, डिपेंड्स ऑन क्राइटेरिया कि आप किस समय और किसके रिस्पेक्ट में इसका बात कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आप इंफिनिटी का बात करते हैं या लॉन्ग रिपीटेशन का बात करते हैं। मेरे पास कोई एक सर्किट है जिसमें 1000 बार सिमिलर काइंड ऑफ रिपीटेशन को रिपीट किया गया है, सिमिलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट को 1000 बार रिपीट किया गया है और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफराड आता है। 1000 बार रिपीटेशन लेने से मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो 2 माइक्रोफराड आता है। तो अगर हम 1001 रिपीटेशन लेंगे तो क्या मेरा कैपेसिटेंस में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आएगा? नो सर। अगर हम 999 रिपीटेशन ले लें तो क्या मेरे सी इक्विवेलेंट में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आएगा? नो सर। नहीं है। क्या सबको मेरी बात समझ में आई, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। अब सुनिए ध्यान से, अगर आपके पास कभी भी कोई इनफाइनाइट लैडर अरेंजमेंट में हो, इनफाइनाइट अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर हो और आपको सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोला जाए या आपसे पूछा जाए, आप क्या करेंगे? एक रिपीटेशन को छोड़ दीजिए और बाकी जो यहां से लेके इंफिनिटी तक चलता है उन सब के लिए आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लीजिए एक्स। यहां से आगे बोले भाई यहां से लेके इंफिनिटी तक का जो कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू है वो एक्स है, एक छोड़ देना है, केवल एक छोड़ देना है। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब आप फिर से एक बार सर्किट बना लें, एक वो जो छोड़े थे वो आ गया और बाकी यहां से जो इंफिनिटी था उसके लिए आप एक्स माने थे वो एक्स आ गया। बोलो सही है? आप है ना ट्रिक सीख रहे हैं, ट्रिक सीख रहे हैं कि सर हाँ इस तरह का कंडीशन रहेगा, कैसे आप सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। अब देखो, क्या ये x और 1 आपस में पैरेलल में है तो क्या ये हो गया x प्लस 1? यस सर, एक्स प्लस। और इसके साथ ये सीरीज में है, इसके साथ ये सीरीज में है, तो क्या मेरा C इक्विवेलेंट हो गया C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2? यस सर, C1 C2 by C1। सही है। अब सुनो, आप बोले ना कि सर अगर 1000 रिपीटेशन का इक्विवेलेंट अगर x है तो 999 का भी x होगा और 1001 का भी x होगा, बोले ना? यस सर। तो अगर हम एक रिपीटेशन इसमें बढ़ा दिए और उसके बाद हम इक्विवेलेंट निकाले हैं तो क्या ये आंसर भी x होना चाहिए ना? यस सर। बस उसके जगह x लिख दो, इसे इक्विवेलेंट को x मान लिए, इसके जगह x लिख दिए, क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक से सॉल्व करें तो मेरे x का वैल्यू 1 और -2 आया। कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए जो पॉजिटिव आएगा वही तुम्हारा आंसर है। बोलो समझे? यस। तो कभी भी अगर कैपेसिटर्स का इनफाइनाइट अरेंजमेंट रहेगा तो आप एक रिपीटेशन को छोड़ के बाकी सब के लिए x मान लीजिए, फिर x को लेके बाकी जो छोड़े थे उन सबको इंक्लूड करके C इक्विवेलेंट निकालिए। आपका C इक्विवेलेंट x ही होगा, क्योंकि एक रिपीटेशन बढ़ने या घटने से इनफाइनाइट सीरीज को कोई मतलब नहीं होता। सर सुन लिए सर, बहुत अच्छा था। क्वेश्चन आपको बनाना है, हमको नहीं। ये सब है 2222 है, माइक्रोफराड है सर, और ये सब 111 माइक्रोफराड है। आपको है ना ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। चलिए लग जाइए फटाफट, यू हैव 2 मिनट्स ओनली।
चलो 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 फटाफट बोलो। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलिए देखिए, 3 प्लस रूट 13/2 हो सकता है, हो सकता है, कोई इशू नहीं। अभी देखिए, क्या यहां से आप मानते हैं कि यहाँ के बाद का रिपीटेशन बार बार रिपीट हो रहा? यस। तो यहां से जो आगे का है, लेट सी इक्विवेलेंट एक्स, तो आपके पास जो आया है वो ऐसा है कि ये 2 माइक्रोफराड का 2, ये 1, और इसके साथ बाकी जो पूरा इंफिनिटी तक का सीरीज है उसके लिए हम लोग मान लिए हैं x। जो हमारे पास इंफिनिटी तक का सीरीज है उसके लिए हम लोग मान लिए हैं x। ओके, ये x, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, यहाँ a है, ये b है। क्या बोलते हो, क्या ये दोनों पैरेलल में है? यस। और ये दोनों सीरीज में है। 2 और 2 का सीरीज में कितना आएगा? बोलो, 2 और 2 का सीरीज में कितना आएगा? 1 आएगा। यस सर, 1 है। 2 और 2 सीरीज में है, 2 सीरीज में है, 2/2 1 आएगा। तो ऊपर वाले इन दोनों को एक साथ मान लेते हैं और इन दोनों को एक साथ। तो ऊपर में यहाँ पे 1 लिख दिए और यहाँ पे बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल के लिए x प्लस 1 आ गया और यहाँ 1 आ गया, 1 आ गया। ये a है, ये b है। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है? ये दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। जब ये सीरीज में कनेक्टेड है तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू लिख दिया जाए 1 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x प्लस 1। यस। और क्या ये C इक्विवेलेंट x होगा? x प्लस 1 बाई 1 और 1 x प्लस 2 आया। सॉल्व करके यहाँ से x निकाल लो, जो आएगा वही आंसर। सॉल्व करके यहाँ से x निकाल लो, जो आएगा वही आंसर। बोलो सही है? यस सर। कितना आया आंसर? कोई किसका ये आया फाइनल में? बोलो। बोलिए जी। नहीं सर, हम लोग कैलकुलेशन नहीं किए यहाँ तक। अच्छा, कर लीजिएगा कि क्वाड्रेटिक कर दें? कर लेना भाई, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, अब हमको मैथ थोड़ी ना आता है। ठीक है, 1 प्लस रूट 5/2। ठीक है, ठीक है, जो आएगा आएगा, आप कर लेंगे, वही आंसर होगा आपका। तो इनफाइनाइट सीरीज अगर कभी भी है, यू हैव टू प्रोसीड इन दिस वे। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक क्लास और लगेगा जिसमें हम लोग केवल सी के अलग अलग ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। अगले दिन पढ़ेंगे अगर सिमेट्रिकल रहा तो कैसे काम करेंगे, क्यूबॉइड रहा तो कैसे काम करेंगे, और भी अलग अलग तरह का अरेंजमेंट देखेंगे। किरचॉफ्स रूल कैसे काम करता है वो सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज सबसे आगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। सर बोलो सर, एक बार उसको सॉल्व कर देते। अरे यार, उसको क्यों सॉल्व करें हम? सर आंसर कंफर्म करना। तो आप लोग कीजिए ना, इसमें मान लीजिए ये आंसर मैच भी कर गया तो एग्जाम में हम थोड़ी ना जाएंगे आपके लिए कैलकुलेट करने। ठीक है, मान लीजिए आंसर आ गया, कुछ भी आ गया, XYZ आ गया, तो ये ना हम आपको प्रोसेस ना सिखाएंगे। एग्जाम में क्या करेगा, यहाँ 2 की जगह 3 लिख देगा, ये आंसर थोड़ी ना मैच करेगा। अब आपको तो यहाँ के बाद मैथमेटिक्स करना है, वो मेरा काम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेज से आगे। अच्छा, एक चीज पूछ रहे थे कि आपको न्यूमेरिकल्स